हेलो फ्रेंड्स, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामाजिक विज्ञान विषय के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, भूगोल विषय का पहला चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस अध्याय का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन क्यों आवश्यक है मानव जीवन के लिए, पशु जीवन के लिए, वनस्पति के लिए। इसका अध्ययन हम इसमें देखेंगे कि हम किस प्रकार से जल को संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जल का उचित उपयोग कर सकते हैं। लेट्स हम नजर देते हैं एक बार। संपूर्ण पृथ्वी जो यहाँ बनी हुई है, इस पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जल पाया जाता है, जिसमें से महासागर और सागरों में जल सम्मिलित किया जाता है और लगभग 29% भूभाग पर स्थल पाया जाता है जिस पर मानव जीवन, मनुष्य, जीव जंतु यहाँ पर निवास करते हैं। यदि हम इस 71% जल को 100% मान लेते हैं तो इस 100% में से लगभग 97% जो जल होता है वह जल खारे जल के रूप में, जो कि महासागरों में मिलता है, और 3% जल जो होता है वो उपयोग हेतु हम प्रयोग में लेते हैं। यदि इस 3% जल को 100% के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करें तो उसमें से 69% जो जल होता है वो हिम के रूप में होता है। जिस प्रकार से हिमालय भाग है, आर्कटिक रीजन है, अंटार्कटिका रीजन है, वहां पर लगभग 69% भूभाग पर हिम के रूप में जल पाया जाता है और 30% जो भाग होता है वो भूमिगत जल के रूप में हमें मिलता है। और शेष 1%, क्योंकि हम इस 100% का रेशो निकाल रहे थे कि वो 69% हिम के रूप में, 30% भूमिगत जल के रूप में और मात्र 1% जो है मानव के उपयोगी रूप में होता है, जिसमें मानव सिंचाई करता है, मानव के लिए पेयजल के रूप में। तो ये जो 1% है इसमें मानव सिंचाई, पेयजल और अन्य कार्य हेतु इस 1% जल का उपयोग करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जल संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस जल संसाधन बिंदु में एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी होती है कि जल का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। जल का प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट। जल प्रबंधन करने के अनेक उपाय हैं और यदि हम देखें कि जल प्रबंधन मुख्य रूप से प्राचीन समय में प्राचीन विधियों के द्वारा हम जल का संरक्षण करते थे या जल का प्रबंधन करते थे। प्राचीन विधियां क्या थी? प्राचीन विधियों के उस समय हमारे पास तालाब, बावड़ियां, नलकूप, खड़ी, ये हमारे पास प्राचीन विधियां थी जिसके माध्यम से हम जल का प्रबंधन करते थे। इस जल के प्रबंधन को करने के लिए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने लेवल पर कार्य करती है। केंद्र सरकार भी अपना कार्य करती है, राज्य सरकार अपना कार्य करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर, ये दोनों जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर बांधों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बांधों का निर्माण करती है। और इन बांधों के निर्माण से हमें अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, जिसमें हम सिंचाई कर सकते हैं,
पेयजल के रूप में, विद्युत के रूप में। तो हम इस अध्याय में जानेंगे कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं। लेकिन इससे पहले अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसमें हम ये देखेंगे कि कक्षा 10वीं में बोर्ड लेवल पर, क्योंकि 10वीं कक्षा में बोर्ड के पैटर्न से परीक्षा आयोजित की जाती है, तो इसमें किस किस प्रकार से अभी तक जो हमने पढ़ा किस किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। नंबर 1, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर कितने भूभाग पर या कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है इस पृथ्वी पर कितने भूभाग पर स्थल मंडल पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 29% भूभाग पर स्थल मंडल पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो हम जल प्रबंधन करने जा रहे हैं, ये जल प्रबंधन कौन कौन सी सरकारें इसमें सम्मिलित करते हैं। तो दो सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बांधों का निर्माण करती हैं और साथ ही साथ राज्य सरकारें प्राचीन विधियों के माध्यम से तालाब, बावड़ियां, नलकूप और खड़ी इनके माध्यम से भी जल का संरक्षण करती है या जल का प्रबंधन करती है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम जल का प्रबंधन कर सकते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और इन पर किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से